Fun fact: Pikachurin, Smurfs, Sonic Hedgehog, and Nemo. These are all not cartoons, but they are name of proteins also. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। और बताओ, प्रिपरेशन कैसे चल रही है? कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पेज से टेक्स्ट कर देना रेडिविनेशन के। मैं आपसे बात करने के लिए कभी भी रेडी हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज हम देखने वाले हैं रिचार्ज लेक्चर सीरीज का प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछली वीडियो में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आप इस कार्ड पर क्लिक करोगे तो वो भी आपको अपनी से जगह पर लेके जाएगा। इसके अलावा हमने जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करने के लिए कुछ एक सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हमने 20 दिनों तक 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हर एक सब्जेक्ट के। तो आपको अगर वो प्लेलिस्ट देखनी है तो उसकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उसके अलावा आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो भी आपको अपनी से जगह पे लेके जाएगा। और या तो लेट्स स्टार्ट प्रोटीन्स। तो ठीक है, आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ। और स्टार्ट करने से पहले बस इतना बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना और आगे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। तो हम ये देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये हमारा एक फ्लो रहेगा और जल्दी खत्म कर देंगे वीडियो, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। मतलब सारे अल्फा अमीनो एसिड्स की जो रिपीटेशन होते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड से, तब जाके प्रोटीन्स बनते हैं। तो वो एक हिसाब से पॉलीमर्स ही हुए, ठीक है। अब ये देख लो कि द नेम प्रोटीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटायस या प्रोटीयस विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये एक चीज होगी। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स है यार, मतलब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। जैसे 20 नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए एस, यहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है। चीफ सोर्सेज आर मिल्क, चीज, पल्सेस एंड पीनट्स। इसके बाद ऑकर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सारे बायोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आईआईटीज में भी बायोलॉजी वाले कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स होता है फ्रेश ईयर में जिसमें हमको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। और इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमीनो एसिड्स पे आते हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे प्रोटीन का। तो या अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट्स व्हाई द नेम अमीनो एसिड। जैसे देखो, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। और ये आर जो होती है साइड चेन होती है, यहाँ पे बाकी चीजें लग सकती है और उसके बेसिस पे अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो ये होता है, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो या बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, द अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो ये इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, यहाँ पे ऐसे कार्बन्स लगते जा रहे हैं, ठीक है। कंसिडर करो, तो अगर मेरा NH2 यहाँ पे रहा तो ये हुआ अल्फा, अगर यहाँ पे रहा तो ये हुआ बीटा, यहाँ पे रहा तो गामा, यहाँ पे रहा तो डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है। बस यही इनका मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, तो मुझे अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलेंगी, ठीक है। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो, मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स के अलावा बाकी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं उनमें, ठीक है। अब है ऑल ऑफ देम हैव ट्रिवियल नेम्स which usually reflect the property of that compound or its source, ठीक है। मतलब एक हल्की सी चीज है, मतलब नेम कैसे किया है उनको। जैसे अगर मेरे पास प्रोटीन है ग्लाइसिन नाम का, सॉरी अल्फा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन नाम का, तो वो स्वीट होता है और ग्रीक वर्ड फॉर स्वीट इज ग्लाइकोज, तो हम उसको ग्लाइसिन कहते हैं। और इसके अलावा टायरोसिन, तो अगर मतलब ग्रीक वर्ड चीज के लिए टायरोस है और ये चीज में मिलता है टायरोसिन, तो हम उसको टायरोसिन बोलते हैं, ठीक है। Apart from that, amino acids are generally represented by a 3-letter symbol, sometimes 1-letter symbol also, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? जैसे हर जगह नॉमेनक्लेचर जरूरी होता है, तो हम अल्फा अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं। जैसे ग्लाइसिन है तो मैं इसको 3-letter वर्ड में बोलूंगा GLY, और सिंगल वर्ड वो होगा इसके लिए G। जैसे टायरोसिन के लिए होगा TYR, और सिंगल लेटर वर्ड होगा इसके लिए Y। तो ऐसे सबके लिए एक एक वर्ड दे दिया ताकि एक यूनिवर्सली एक नॉमेनक्लेचर फिक्स्ड रहे जो हर जगह यूज किया जा सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20, या और देखो अब इसमें और एक कंसेप्ट आता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है? देखो दो होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। अगर मेरी बॉडी खुद से अमीनो एसिड्स बना रही है तो वो हुए नॉन एसेंशियल मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी बॉडी खुद से बना रही है तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर से कोई अमीनो एसिड लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल है, और इस एसिड को, ऐसे अमीनो एसिड को मैं एसेंशियल अमीनो एसिड कहूंगा। यहाँ पे वही लिखा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, एज अ रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड। ठीक है, अब यहाँ पे एक हल्का सा कैच है, प्लीज अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो इस चीज पे ध्यान दो। द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, अब ये सारे 9 अमीनो एसिड्स है एसेंशियल, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो वहां पे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दिए हैं, और उसमें जो 10th एसेंशियल अमीनो एसिड है वो है अर्जिनाइन। अब अगर आप बाहर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, स्कॉलर आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि अर्जिनाइन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है या कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्योंकि उसको कंसिडर किया है एसेंशियल अमीनो एसिड, तो उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंसीडर करेंगे और हम 10 एसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। लेकिन आपको बैक ऑफ माइंड ये भी याद रहना चाहिए कि अर्जिनाइन जो है वो एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इनको याद कर, इन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स टाइप में। तो आप ट्राई करना कि आप ये सारे याद कर लो। हमने इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड डाला है इस पे, तो आप ट्राई करना कि आप वो देख लो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन देखो, आप पॉज कर दो वीडियो और ट्राई करो कि आप उसका आंसर दे पाओ, उसके बाद वीडियो प्ले कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आई होप आप सबने आंसर करेक्ट बोला होगा। द करेक्ट आंसर वाज 5, और वो 5 कौन से थे? वेलाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसाइन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन। तो अर्जिनाइन का मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि अर्जिनाइन को आप कंसीडर कर लेना एसेंशियल अमीनो एसिड्स में, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अब अमीनो एसिड्स को हम क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं? तो जनरली आपको पता ही होगा कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते होंगे, या हमने बताया था कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप के बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बोनिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, अगर हम ऐसे क्लासिफाई करने जाए, तो अगर मेरे नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा हो तो वो एसिडिक होगा। अगर दोनों इक्वल हो, अमीनो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, तो वो न्यूट्रल होगा। अगर मेरा अमीनो ग्रुप के नंबर ज्यादा हो गए तो वो बेसिक होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हल्का सा याद रख लेना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि आपको कोई अमीनो एसिड का नाम दे दे और पूछ ले कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स क्या क्या है। तो अमीनो एसिड्स जनरली कलरलेस होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल, they are crystalline solids and they have high melting point and they behave like salts। वो salt की तरह behave करते हैं despite having an amino group and a carbonyl group। ठीक है, तो वो salt की तरह इसीलिए behave करते हैं क्योंकि उनमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि वो salt की तरह behave क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, तो ज्विटर आयन क्या चीज है? तो देखो, इन एक्वेस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन। जैसे ये देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, तो एक H+ लूज कर सकता है। एंड द अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप मेरा बेसिक ग्रुप है तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो H+ है ये यहाँ पे NH3 पॉजिटिव कर देगा और यहाँ पे COO नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयन बनता है मेरा, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है क्योंकि ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और एक चीज ज्विटर आयन के बारे में कि ज्विटर आयन जो होता है मेरा वो न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस होता है, लेकिन ये अगर एज अ होल देखोगे आप तो एक न्यूट्रल आयन होता है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी चीजें, कुछ पॉइंट्स है याद रख लो आपकी। ग्लाइसाइन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, पहली चीज। बाकी जो सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस ग्लाइसिन इनएक्टिव होता है। और बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेरा अल्फा कार्बन होता है वो असिमेट्रिक होता है, क्योंकि उस पे जो चारों ग्रुप्स लगे होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए वो D एंड L दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
तो जो सारे नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन एल होता है, और अगर एल होगा तो मैं इनको इसमें जो NH2 ग्रुप है उसको मैं लेफ्ट साइड में लिख के इसका जो एल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिनोट करता हूँ। ठीक है, यही सारे 4 पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कुछ नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब ये चीज है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, टू सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ग्लाइसाइन और एलानाइन, ठीक है, ये दो मेरे अमीनो एसिड्स हैं। अब इनमें से ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल मेरा निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसके बाद ये जो बना इसको हम कहते हैं ग्लाइसिल एलानाइन, या फिर इसको डिनोट करते हैं GLYALA से, जैसे दोनों के हमने वो लिख दिए ट्रिवियल नेम्स जो थे वो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक चीज इसमें कि देखो यहाँ पे इसका नाम डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें मैंने 2 अमीनो एसिड्स यूज किए। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखो कि अगर 2 अमीनो एसिड्स है तो डाइपेप्टाइड, अगर 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड, ऐसे 10 तक चलेगा। ठीक है, 10 अमीनो एसिड्स तक। लेकिन अगर मोर देन 10 अमीनो एसिड्स रहे मेरे पास, मोर देन 10, तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। उससे पहले तक डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमीनो एसिड्स लगते हैं, ठीक है, या फिर ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमीनो एसिड्स लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, तो आप ट्राई करना कि इस क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से दे पाओ। पॉज कर लेना, आंसर देना, उसके बाद करेक्ट आंसर देख लेना। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका आंसर करेक्ट दे दिया होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। सी डबल बॉन्ड O और NH के बीच का जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो हम पेप्टाइड बॉन्ड को एक कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो या अब देखते हैं आगे, अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास लेस देन 10,000 U इज कॉल्ड अ प्रोटीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 10 से ज्यादा मेरे अमीनो एसिड्स होंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अब अगर कोई ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 100 अमीनो एसिड्स है और उसका मास लेस देन 10,000 U है, तो उसको मैं प्रोटीन कहूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और नोट करने लायक है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बीच का डिस्टिंक्शन इतना क्लियर नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इंसुलिन का एग्जांपल, तो इंसुलिन में सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे प्रोटीन कहते हैं। हम उसे प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो कंफर्मेशन होता है वो एक वेल डिफाइंड होता है और वो एक प्रोटीन की तरह कंफर्मेशन बताता है, इसीलिए हम उसको प्रोटीन कहते हैं, भले ही उसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स ना हो। तो ये एक चीज आप याद रख लेना कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का, वो इतना क्लियर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो सबसे पहला होता है फाइब्रस। ठीक है, तो फाइब्रस मतलब एक शीट फॉर्म होती है जनरली। अगर एक शीट फॉर्म हो रही है मेरी तो उसको मैं कहूंगा फाइब्रस प्रोटीन। अगर कोई ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो इसको मैं कहूंगा ग्लोबुलर प्रोटीन। और इंटरमीडिएट भी एक होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था, लेकिन आप ट्राई करना कि आप ये भी एक याद रख लो। एक इंटरमीडिएट होता है जिसका स्ट्रक्चर फाइब्रस और स्पेरिकल के बीच में होता है। तो यही बोला है यहाँ पे कि अगर मेरा पॉलीपेप्टाइड चेंज एक एक्सिस में होगा तो उसको मैं फाइब्रस कहूंगा। अगर इट इज कंपैक्ट एंड स्पेरिकल इन शेप तो उसको मैं ग्लोबुलर कहूंगा, और इंटरमीडिएट शेप रहा तो इंटरमीडिएट। उसके अलावा ये एक पॉइंट याद रखने लायक है कि इनसॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सोल्युबल इन वाटर, ग्लोबुलर, और इंटरमीडिएट आर आल्सो सोल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर के सोल्युबल होने का भी एक रीजन होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो इसमें जो आर ग्रुप होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके सोल्युबल या इनसोल्युबल होने में। तो अगर मेरा आर ग्रुप जो बाहर साइड लगा है, बाहर की फेसिंग लगा है, वो हाइड्रोफिलिक है, और जो अंदर की साइड लगा है वो हाइड्रोफोबिक है, तो अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा और वो सोल्युबल हो जाएगा। तो ऐसे एक रीजन होता है। ठीक है,
इसके बाद एग्जांपल्स है फाइब्रस के केराटिन, मायोसिन और ग्लोबुलर के हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ते हैं। या अब देखेंगे डिफरेंट लेवल्स क्या होती है। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स का मतलब यही होता है कि स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कैसे सिंपल चीजों में। जैसे कोई चीज बनती है तो उसको मतलब असेंबल किया होगा किसी वे में तभी वो बनी होगी, तो उसके कुछ बेसिक यूनिट्स होंगे ना, तो यही यहाँ पे है। तो जैसे देखो यहाँ पे जो है मेरे ये सारे जो स्पेयर्स है ये एक अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे अमीनो एसिड्स है और इनको अगर मैं ऐसे स्ट्रेट एक चेन में अरेंज कर दूं तो ये हो गया मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक चेन होती है, नॉर्मल चेन। अब मेरे पास एक चेन है, अब इस चेन को मैं अलग अलग वेज में कैसे अरेंज कर सकता हूं, तो वो होगा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दिया तो ये हो गया मेरा बीटा प्लीटेड शीट, और अगर मैं इसको एक हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया तो ये हो गया मेरा अल्फा हेलिक्स शीट। ठीक है, और इनको फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये याद रखना आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने में। इसके ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो फिर बायोलॉजी वालों का के लेवल से इंपॉर्टेंट है, हमारे लेवल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस इतनी चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही। ठीक है, इसके बाद अब बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स इनको भी अगर मैं जोड़ दूं, ऐसा कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास बनेगा एक टर्शरी प्रोटीन। और टर्शरी प्रोटीन में ही फिर वो दो ऑप्शंस आते हैं, फाइब्रस वाले और ग्लोबुलर वाला। ठीक है, तो ये सारे तीनों जो चीजें हो गई वो एक सिंगल अमीनो एसिड की चेन के लिए होगी। जैसे मैंने एक चेन लिया, फिर इसको मैंने हेलिकल बना दिया और फिर ऐसा जोड़ दिया, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गया। अब अगर मेरे पास दो अमीनो एसिड्स की चेन आ गई तो वो बन जाएगा फिर मेरा क्वाटरनरी। ठीक है, यही सारी लेवल्स होती है इसमें। ठीक है, प्लीज आप याद रखना एकदम हायरार्की के हिसाब से, एकदम दिमाग में डाल दो, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड होता है, इसके अलावा वांडरवाल्स फोर्सेस होते हैं, और सबसे एंड में आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्डिंग्स जो होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके स्ट्रक्चर में। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना है, ये ऐसा ही क्यों बना है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और NH का जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट पे आएंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या होता है, देखो, प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी द नेटिव प्रोटीन। मतलब अगर कोई प्रोटीन है जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में मुझे मिलता है, उसका कोई स्ट्रक्चर है, उसकी कोई एक्टिविटी है एक स्पेसिफिक, तो उसको मैं एक प्रोटीन कहूंगा। मतलब उसकी एक आइडेंटिटी है तो उसको मैं एक नेटिव प्रोटीन कहूंगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी नेटिव प्रोटीन को चेंज ऑफ टेम्परेचर दूं या चेंज इन पीएच दूं, तो जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, या एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो अगर मैं उस पर टेम्परेचर दूं या चेंज इन पीएच दूं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस रीजन की वजह से जो मेरे ग्लोब्यूल्स होता है ना वो अनफोल्ड हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है मेरा, ये खुल जाएगा और ये कोई रैंडम सा स्ट्रक्चर दे देगा। तो यही होता है और इसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। इन शॉर्ट, डीनेचुरेशन मतलब मेरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बदल रहा है, उसी चीज को मैं डीनेचुरेशन कहूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर था, अगर इसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया या मैंने इसका पीएच बदल दिया तो ये ऐसे अनफोल्डेड प्रोटीन बन जाएगा, बस यही होता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कि मेरा जो एग होता है, अगर मैं पहले देखूं तो यॉक और एग वाइट होता है, तो अगर मेरा एग वाइट कुछ टाइम बाद वाइट बन जाता है तो उसका मतलब जो होता है वो यही होता है कि वो जो रेसिड्यू होता है वो बाहर आ गया है और मेरा जो प्रोटीन है जो फोल्डेड था वो अनफोल्ड हो गया है। ठीक है, तो यही एक चीज होती है डीनेचुरेशन में। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से सवाल भी मोस्टली नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना कि आप याद रख लो। तो यही था प्रोटीन्स। अब एक सवाल आएगा, उस सवाल का आप जवाब देने का ट्राई करना। उसका जवाब मैं वैसे PDF फाइल नीचे डाल दी है स्लाइड्स की, तो उसमें मैंने दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे जो मैंने नोट्स डाले हैं उसमें और PDF डाला है लेक्चर्स का उसमें। इसके अलावा जाके इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ डालता हूँ मैं उसमें। और इसके अलावा मैं कल से और कुछ नई चीजें डालने वाला हूँ, तो ट्राई करना आप कि आप इंस्टाग्राम पेज को भी रेगुलरली देखते जाओ। उसमें मैं इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स भी डाल दिए बहुत सारे, और बहुत लोगों के बहुत पॉजिटिव रिव्यू आए हैं, तो आई होप आपको भी उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद मिलते हैं एंजाइम्स में, और एंजाइम्स के बाद में मैथ्स के, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे टॉपिक्स के भी वीडियोस डालूंगा। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बाय।